हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम वेव मोशन के सिंगल ऑप्शन करेक्ट टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। उसमें से पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस रिप्रेजेंट्स अ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। तो चारों ऑप्शंस पे ध्यान दें। जैसे इसकी बात करें, यदि क्लियरली यह है सिंपल हार्मोनिक मोशन। आप जानते होंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट ये फंक्शन होता है टाइम का केवल, यानी पोजीशन का वो फंक्शन नहीं होता। y डिपेंड्स ऑन t, यानी यह है सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसी तरह ऑप्शन 4 को आप देखेंगे, इसमें आप देख रहे हैं कि y फंक्शन है x का, और वेव के होने के लिए क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट ये फंक्शन होना चाहिए पोजीशन और टाइम दोनों का, यानी y डिपेंड करना चाहिए x पर भी और t पर भी, जैसा कि ऑप्शन 3 और 2 में दिखाई दे रहा है। मतलब ये वेव है और ये वेव है, पहले तो ये तय हुआ। इन दो ऑप्शंस को हमको रूल आउट कर देना है, ये दोनों तो वेव्स नहीं है। फिर इन दोनों में से कौन सी वेव प्रोग्रेसिव वेव है? तो हमेशा याद रखो कि साइन के साथ आने वाला ये फेज यानी आर्गुमेंट, ये यदि ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स के फॉर्म में है, तब समझना चाहिए कि वो प्रोग्रेसिव वेव है, जैसा कि यहां हुआ है ओमेगा टी माइनस के एक्स। मतलब ये हमारा ऑप्शन सही है, ये है हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। यहां पर आप देख रहे हैं कि y फंक्शन है t का और x का, पर ये साइन से गवर्नड है ओमेगा टी और कॉस से गवर्नड है के एक्स, यानी ये वेव तो है पर ये है स्टैंडिंग वेव। आप शायद जानते भी होंगे ये स्टैंडिंग वेव है, और प्रोग्रेसिव वेव के होने के लिए वो फेज ऐसा होना चाहिए, इस फॉर्म में होना चाहिए, ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। एंड सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन करेंगे। क्या बोल रहे हैं? द डिस्प्लेसमेंट y ऑफ अ पार्टिकल इन अ मीडियम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज y इज इक्वल टू 10 रेज टू दी पावर माइनस 6 साइन, आगे क्या लिखा हुआ है, 100t प्लस 20x प्लस पाई बाय 4 मीटर। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है क्या? नहीं, ये वेव इक्वेशन है, क्योंकि y है फंक्शन t का भी और x का भी। हमको पूछा क्या है, आगे बोल रहे हैं वेयर t इज इन सेकेंड एंड x इन मीटर द स्पीड ऑफ द वेव is। तो इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको तो याद ही होगा शायद, क्या करना चाहिए हमको, हमको फाइंड करने चाहिए ओमेगा और के, और ओमेगा डिवाइडेड बाई के करने से आपको वो वेव वेलोसिटी या वेव स्पीड मिल जाएगी। ओमेगा क्या होता है, तो वो टी का कोएफिशिएंट होता है, और के होता है एक्स का कोएफिशिएंट, यानी 100/20, और सब कुछ एसआई में चल रहा है, यानी ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। अब ये कैसे आपको मिला है फॉर्मूला v इक्वल टू ओमेगा बाय के? तो इसको यदि हम कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ में, प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, तो a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस 5, इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ t का कोएफिशिएंट है 100 और यहाँ t का कोएफिशिएंट है ओमेगा, यानी ओमेगा हमको मिल गया कितना, 100 रेडियन पर सेकेंड। और यहाँ देखो आप x का कोएफिशिएंट 20 है, यहाँ पर है के मिला हमको कितना, 20 रेडियन पर मीटर। ओमेगा क्या कहलाती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। के क्या कहलाता है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट। और आपको पता होगा कि ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी और के होता है 2 पाई अपॉन लेम्डा। अब यदि ओमेगा में के से डिवाइड कर दें, मतलब ही 2 पाई अपॉन कैपिटल टी को डिवाइड कर दें 2 पाई बाय लेम्डा से, तो क्या मिलेगा हमको, ये 2 पाई कैंसिल आउट, लैम्डा अपॉन टी, और 1 अपॉन टी होता है एन यानी फ्रीक्वेंसी। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं ये वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला है, v इक्वल टू एन लैम्डा। यानी इस तरह का यदि क्वेश्चन आता है तो बगैर टाइम वेस्ट किए हुए
हमको देखना है t का कोएफिशिएंट और x का कोएफिशिएंट। t का कोएफिशिएंट ओमेगा होता है, x का कोएफिशिएंट प्रोपगेशन कांस्टेंट या वेव नंबर भी उसको कहते हैं, वो है 20। ओमेगा अपॉन k करेंगे तो हमको v मिल जाएगा। हाल फिलहाल आंसर है 5 मीटर पर सेकेंड। तो अगला क्वेश्चन करेंगे। क्या बोल रहे हैं? द इक्वेशन ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव ट्रेवलिंग ऑन अ रोप इज गिवन बाई y equals to 10 sin pi 0.01x minus 2.00t, where y and x are in centimeter and t in seconds. The maximum transfer speed of a particle in the rope is about. तो बहुत सावधानी से पढ़ना चाहिए क्वेश्चन को। जैसे इस क्वेश्चन में हमसे वेव स्पीड नहीं पूछी है, बल्कि रोप पर के किसी पार्टिकल की मैक्सिमम ट्रांसफर स्पीड पूछी हुई है। इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, स्पीड ऑफ अ पार्टिकल, और वो भी कौन सी? मैक्सिमम। थोड़े एसएचएम के हमको यहाँ कॉन्सेप्ट्स लगाने पड़ेंगे। अब जैसे आप ये इक्वेशन देखते हैं तो आपको याद आ गया होगा कि ये तो ट्रैवलिंग वेव है, और ट्रैवलिंग वेव का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये टर्म्स कुछ अलग ढंग से लिखी हुई हैं, फ्लिप कर दी हैं। पहले आ रही है k की टर्म, मतलब ही के एक्स, और फिर ओमेगा टी। तो कुछ लोगों को लगता है कि गलत प्रिंट हो गया। ये गलत नहीं है, ये और ये एक ही बात है। यहाँ पर यदि आप इनिशियल फेज 180 ले लेते हैं, मतलब x इक्वल्स टू 0 पर के पार्टिकल की बात हो रही है, और t इक्वल्स टू 0 पर यदि उसका फेज 180 है, मतलब इनिशियल फेज 180 हो, तो साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, और फिर माइनस साइन थीटा साइन माइनस थीटा होता है, तो ये इंटरचेंज हो जाएंगे। इन शॉर्ट ये दोनों एक ही बात है। तो कुछ बच्चे क्या गलती करेंगे, तो उनको अभी अभी मालूम चला है कि v निकालने के लिए ओमेगा को k से डिवाइड कर देते हैं, और ओमेगा क्या होता है? तो वो होता है t का कोएफिशिएंट और x का कोएफिशिएंट होता है k, प्रोपगेशन कांस्टेंट। तो यहाँ भी ध्यान नहीं देंगे, वो तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि उनका आदत है ओमेगा t माइनस के एक्स की। एक गड़बड़ यहाँ हो सकती है। दूसरी गड़बड़ ये हो सकती है कि वो इसको इससे डिवाइड कर दें। यहाँ तो ध्यान चला गया उनका कि t का कोएफिशिएंट ये है ओमेगा, x का कोएफिशिएंट ये है k, तो डिवाइड करके उन्होंने आंसर निकाला। हो सकता ऑप्शन भी मैच हो गया। दोनों ही गलत आंसर्स होंगे। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? हमको चाहिए मैक्सिमम ट्रांसवर्स स्पीड। तो एसएचएम में आपने पढ़ा हुआ है। पहले तो इस वेव की हम बात कर लेते हैं। ये वेव जा कहाँ रही है? ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि ट्रेवल कहाँ कर रही है। एक तो ट्रैवलिंग वेव है, प्रोग्रेसिव है, क्योंकि x की टर्म और t की टर्म साथ साथ में आ रही है, प्रोग्रेसिव है। फिर आप देख रहे हैं t की टर्म नेगेटिव है, x की टर्म पॉजिटिव है, मतलब इनके साइन ऑपोजिट हैं, यानी ये x की पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रैवल करने वाली प्रोग्रेसिव या ट्रैवलिंग वेव है। ये आपको यहाँ समझ में आ जाएगा। मतलब ये है वो वेव, ये x की पॉजिटिव डायरेक्शन में इस तरह से प्रोपोगेट हो रही है। और मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं, मीडियम के पार्टिकल्स वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट हो रहे हैं, और इसीलिए तो ये वेव कैसी है? ट्रांसवर्स वेव। तो हमको उस रोप पर के ही किसी पार्टिकल की मैक्सिमम ट्रांसवर्स स्पीड बतानी है। ट्रांसवर्स मतलब परपेंडिकुलर, वेव प्रोपोगेशन से परपेंडिकुलर। तो वेलोसिटी हमको यहाँ कौन सी लेना पड़ेगी? मैं आपको याद दिलाता हूँ, एसएचएम में आपने पढ़ा है v बराबर होता है a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और ये कॉस ओमेगा टी मैक्सिमम कितना होगा? 1। तब मैक्सिमम वेलोसिटी पार्टिकल की होगी a ओमेगा। यहां तक आप पहुंच गए? ये सब इतना सोचना नहीं होता है, वो तो बस आपको सावधान रहना, गड़बड़ ना हो जाए इसलिए। अब इस ये आंसर निकालना है। अब एम्पलीट्यूड कितना है? तो एम्पलीट्यूड तो साफ तौर पर 10 क्या है? सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। और ओमेगा कहाँ है? तो ओमेगा को बस सावधानी से निकाल लेना है इसमें से। वो कितना है? 2। ये है ओमेगा, तो यहाँ आएगा इंटू 2 रेडियन। फिर गड़बड़ हो रही है, ये 2 है क्या? नहीं, ये पाई जो है ये यहाँ छुपा दिया है इन्होंने बाहर, बस यहाँ गड़बड़ हो सकती है। पहले इस पाई का इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी ये होगा 2 पाई। यहाँ फिर गड़बड़ हो सकती है। जानबूझकर ये फ्रेम किया हुआ है क्वेश्चन। एक तो इनको फ्लिप कर दिया है, फिर ये पाई को बाहर कर दिया है,
तो पाई का अंदर मल्टीप्लाई करके फिर आप निकालोगे ओमेगा और उसमें 10 का मल्टीप्लाई करोगे तब आंसर मिलेगा। तो 10 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू डाल दी हमने 3.14, तो 10 के मल्टीप्लिकेशन से हो गया 31.4 और इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन यानी हो जाएगा 62.8। और निकाल क्या रहे हैं आप स्पीड सीजीएस यूनिट्स में, तो सेंटीमीटर पर सेकंड में आंसर आएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। तो ये पूरी थ्योरी आपको मेरी साथ साथ में सुनना चाहिए। इसी तरह से हर क्वेश्चन को एनालाइज करके आपको सॉल्व करना चाहिए, आंसर निकालने की जल्दी में नहीं पढ़ना चाहिए। इतना ही सोचने पर आप इन सब टॉपिक्स को मास्टर कर पाओगे। और आप यदि बोर होते हो, बोर लगता है आपको ये डिस्कशन, तो आप स्किप कर सकते हो, आगे जा सकते हो, पर ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व करने का कोई फायदा नहीं है। अगला क्वेश्चन, द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पार्टिकल in a progressive wave in an elastic medium is 100 pi रेडियन पर सेकेंड। क्या दे रखा है ये? यह है ओमेगा। तो ओमेगा हमको दे रखा है 100 पाई रेडियन पर सेकेंड, यही यूनिट होती है इसकी। और के क्या होता है? प्रोपोगेशन कांस्टेंट, उसकी यूनिट होती है रेडियन पर मीटर। आगे क्या बोल रहे हैं? एंड इट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड। ये v दे रखा है, वेव स्पीड। क्या होती है वेव स्पीड? एन लैम्डा, वो दे रखी है 200 मीटर पर सेकेंड। दोनों एसआई यूनिट्स में है। द फेज डिफरेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर इज। तो डायरेक्टली आपको फॉर्मूला याद होगा। क्या पूछा है हमसे? फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस इज इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। ये फॉर्मूला लगाना है हमको, तो करें सॉल्व। ये हमको फाइंड करना है 2 पाई अपॉन क्या? लैम्डा हमको मालूम है, लैम्डा हमको पता है क्या? नहीं पता है लैम्डा। तो लैम्डा हमको फाइंड करना पड़ेगा। इधर ये जरूर पता है आपको, डेल्टा एक्स 20 मीटर, यानी अब हमको लैम्डा फाइंड करना है। लैम्डा के लिए कहाँ जाएंगे? v इक्वल टू होता है n लैम्डा, v इज इक्वल टू होता है n लैम्डा। v दे रखा है 200। अब ये क्या है? ये है लीनियर फ्रीक्वेंसी, और आप जानते हैं ओमेगा और लीनियर फ्रीक्वेंसी में ये रिलेशन होता है, क्योंकि ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी और 1 अपॉन टी को हम लिख सकते हैं n या न्यू या f हर्ट्ज में। यहां से n निकल कर आएगा। ओमेगा कितना है? ओमेगा 100 पाई और ये हो गया 2 पाई, ये पाई कैंसिल आउट होकर ये हो गया 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज। तो यहां पर n की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमको मिलेगा लैम्डा। लैम्डा कम्स आउट टू बी 4। 4 क्या? मीटर। वो यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 2 बार कैंसिल, ये 10 बार कैंसिल, यानी कितना आ गया? 10 पाई। 10 पाई और पाई इज 3.14, तो 31.4। और क्या निकाल रहे हो आप? ये क्या निकाल रहे हो? डेल्टा फाई, मतलब फेज डिफरेंस। तो एंगल की ही यूनिट आएगी, हालांकि सब में रेडियन लिखा हुआ है, तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये आंसर आपका आ गया रेडियन में 31.4। तो किस तरह अप्रोच रखनी है वो याद रखें, और ये फॉर्मूला भी याद रखें। वेव ऑप्टिक्स में भी बहुत काम आता है ये फॉर्मूला। फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी टाइम पीरियड इंटू टाइम इंटरवल। वो कम यूज होता है पर उसको भी याद रखें तो अच्छा होगा, कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या पूछ सकते हैं कोई नहीं बतला सकता। ये भी फॉर्मूला याद रखना चाहिए। इसी से हम डिफाइन करते हैं फिर सेम फेज, ऑपोजिट फेज, ये इसी से पता लगता है हमको। ये दोनों फॉर्मूले याद रखने चाहिए। तो डेल्टा फाई ये कम से कम याद रखो, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। यहाँ कैपिटल टी तो यहाँ डेल्टा टी, याद भी बहुत आराम से रख सकते हैं आप। इसी का कोई फ्रैक्शन या मल्टीपल है ये। इसी तरह ये इसी का कोई फ्रैक्शन या मल्टीपल है। यहाँ लैम्डा लिखा तो यहाँ डेल्टा एक्स और यहाँ टी लिखा तो डेल्टा टी। और एक और लॉजिक आप लगा सकते हैं कि ये यदि फेज डिफरेंस है तो ये किस में आएगा? रेडियन में। और ये रेडियन में तभी आ सकता है जब ये रेडियन में हो और इन दोनों की यूनिट्स कैंसिल आउट हो, तभी तो ये रेडियन में आएगा।
प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से। इस तरह भी आप उसको रिकॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अ प्रोग्रेसिव वेव मूव्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 36 मीटर पर सेकंड इन अ मीडियम with a frequency of 200 hertz. The phase difference between the two particles separated by a distance of 1 centimeter is. तो फिर से वही फॉर्मूला यूज होगा। क्या लिखेंगे? डेल्टा फाई, यही हमको चाहिए, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लेमडा इनटू पाथ डिफरेंस। ये फॉर्मूला यूज होगा। पाथ डिफरेंस कितना है? 1 सेंटीमीटर, और हमको लेमडा चाहिए, तो v इज इक्वल टू एन लेमडा। ये फॉर्मूला लगाएंगे। ये वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। अब फ्रीक्वेंसी दे रखी है 200 और वेव स्पीड दे रखी है 36, तो यहां से लेमडा निकल आएगा। तो 2 पाई अपॉन लेमडा, लेमडा कम्स आउट टू बी 36 अपॉन 200, ऐसा हो गया। और ये डेल्टा एक्स कितना है? यह है 1 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का मीटर बनाना पड़ेगा। ऐसा हुआ ये 100 से ये 2 बार कैंसिल, यानी 4 पाई बाय 36, और 4 से 9 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी पाई बाय 9। और पाई बाय 9 ये डिग्री में आएगा, रेडियन में, तो जल्दबाजी में इसको टिक ना कर दें। पाई बाय 9 रेडियन नहीं, सॉरी डिग्री नहीं, बल्कि पाई बाय 9 रेडियन। आपको याद होगा रेडियन इज एसआई यूनिट ऑफ एंगल, फंडामेंटल यूनिट है एंगल की। तो एसआई में यदि हम आंसर कर रहे हैं तो आंसर रेडियन में आएगा, ना कि डिग्री में। डिग्री इज अ प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ एंगल। सो आंसर 3 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन करेंगे। द स्पीड ऑफ अ वेव इन अ मीडियम इज 760 मीटर पर सेकेंड। If 3600 waves are passing through a point in the medium in 2 minutes, then its wavelength is. तो इस चैप्टर का भी कॉम्पेंडियम टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड किया हुआ है, और साथ में क्विज भी चालू किया है उसी ग्रुप पर। तो आप रोज उसमें, मैं कोशिश करूंगा 10 से 12 क्वेश्चंस आपसे ऐसे पूछूं जिससे आपका नॉलेज बढ़े, रिवीजन हो, और ये सब कुछ आपको एग्जाम में काम आए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या दे रखा है हमको? वेव स्पीड, और 3600 वेव्स गुजर रही हैं किसी पॉइंट से 2 मिनट में, ऐसा बताया हुआ है। तो इन अदर वर्ड्स ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है एक्चुअली। 2 मिनट मतलब 120 सेकेंड। 120 सेकेंड में किसी पॉइंट से 3600 वेव्स गुजर जाती हैं, यानी 1 सेकेंड में कितनी गुजर रही होंगी? तो पास होंगी 3600 अपॉन 120। तो 12 से ये 120 से 30 बार कट गया, यानी इन अदर वर्ड्स फ्रीक्वेंसी है 30 हर्ट्ज। ये मिल गई हमको फ्रीक्वेंसी। और आप जानते हैं वेव स्पीड होती है एन लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। हमसे वेवलेंथ ही तो पूछी हुई है, वेवलेंथ होगी स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी। स्पीड कितनी है? 760 मीटर पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी ये आई है 30 हर्ट्ज, मतलब पर सेकेंड। ये है मीटर पर सेकेंड, और ये पर सेकेंड, ये सेकेंड ऊपर चला जाएगा, सेकेंड सेकेंड कट के आंसर मीटर में आ जाएगा। यानी 76 को 3 से डिवाइड करना है, तो 25 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, क्योंकि 75 होता तो एग्जैक्टली 25 आता। वो 76 है, यानी 25 से थोड़ा सा ज्यादा, यानी एक्चुअल में डिवाइड नहीं करना है। ये इसका आंसर है 25.3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7। तो क्या बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में? अ प्रोग्रेसिव वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 500 hertz is traveling with a speed of 350 meter per second. A compressional maximum appears at a place at a given instant. The minimum time interval after which rarefaction maximum occurs at the same place is. तो यदि यहां बात हो रही है कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन की, मतलब ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस या रेयरफ्रैक्शंस के बीच की सेपरेशन लैम्डा होती है। यहां बात हो रही है एक कंप्रेशन और अगले रेयर फ्रैक्शन के बीच, यानी सेपरेशन होगी लैम्डा बाई 2। हमको बताना है कि कंप्रेशन के बाद नेक्स्ट रेयर फ्रैक्शन अपीयर होने में मिनिमम टाइम इंटरवल कितना लगता है। तो इन अदर वर्ड्स लैम्डा बाई 2 के करस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल हमसे पूछा हुआ है। तो 2 स्टेप में हम काम कर सकते हैं। डेल्टा फाई इज इक्वल टू हम लिखें 2 पाई बाय लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 2।
तो यहां से क्या आ जाएगा, ये पाई, और उसके बाद ये फॉर्मूला यूज करें, 2 पाई अपॉन T इंटू टाइम इंटरवल, यही हमको फाइंड आउट करना है। इसकी जगह पाई सब्सटीट्यूट कर देते हैं, यहाँ पाई सब्सटीट्यूट कर देते हैं। पाई इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन T इंटू डेल्टा टी, एंड सो डेल्टा टी कम्स आउट टू बी कितना हो जाएगा, T/2, यानी हाफ ऑफ टाइम पीरियड। यानी अब हमको टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। तो हमको वेव स्पीड दे रखी है 350, v इज इक्वल टू n लैम्डा, ठीक है। या सीधे यहां से आ जाएगा 500 हर्ट्ज यदि दिया हुआ है तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। 500 हर्ट्ज यदि फ्रीक्वेंसी है तो टाइम पीरियड कितना है, तो वो है 1/500 सेकेंड। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1/500 इंटू 2 यानी 1000, यानी ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। तो किन स्टेप्स में काम करना है आपने देख लिया होगा। अगला क्वेश्चन करेंगे। A wave of length 2 meter is superposed on its reflected wave to form a stationary wave. A node is located at x equals to 3 meter. The next node will be located at x equals to. तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, पहले तो मैं आपको यहां दिखाता हूं किस तरह की होती है एक स्टैंडिंग वेव। आपने पढ़ा तो हुआ ही है, पर जस्ट फॉर रिवीजन, इस तरह की होती है स्टैंडिंग वेव। ये किसी स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में प्रोड्यूस्ड स्टैंडिंग वेव है। यहां से जाती है इंसिडेंट वेव, उधर से रिफ्लेक्ट होकर आती है और दोनों का सुपरपोजिशन होता है। तो मीडियम इस तरह इन सेगमेंट्स में बढ़ जाता है, जिनका डिस्प्लेसमेंट हमेशा के लिए 0 हो जाता है, उनको कहते हैं नोड्स। तो ये हैं सब नोड्स, ये नोड्स बनाए हुए हैं मैंने, और ये हैं एंटी नोड्स। वो फैक्ट कभी भूल जाएं तो इस तरह का डायग्राम दिमाग में लाएं। तो ये जो येलो से दिखाए हुए हैं ये हैं एंटी नोड्स, और ये जो रेड से दिखाए हुए हैं ये हैं सब नोड्स। अब दो कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच की या दो कंसेक्यूटिव यानी लगातार आने वाले एंटी नोड्स के बीच सेपरेशन कितनी होगी। तो ऐसा सोचें, ये कितना है, ये पूरा कितना है लैम्डा, तो ये कितना है λ/2। और ये फैक्ट रट लें हमेशा के लिए, क्या रट लें कि दो कंसेक्यूटिव नोड्स या दो कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स के बीच की सेपरेशन λ/2 होती है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है हमसे, वेवलेंथ दी है 2 मीटर, तो और पूछा क्या है, एक नोड और नेक्स्ट नोड के बीच सेपरेशन कितनी होगी, ये पहले निकालेंगे। और हमको तो पोजीशन पूछी हुई है, चलिए पहले निकालते हैं उस λ/2 के फॉर्मूले से कि पहले नोड से अगले नोड तक की डिस्टेंस कितनी होगी। λ/2 यानी 2/2 यानी 1 मीटर। अब 1 मीटर तो यहाँ है नहीं आंसर, एक्चुअली ऐसा बोला है उसने कि ये नोड बना है कितनी दूर, ये नोड बना है 3 मीटर पर। तो इस वाले नोड की पोजीशन क्या होगी, इसको ओरिजिन बनाया हुआ है, ओरिजिन से 3 मीटर पर ये नोड बन रहा है, ये कहां पर बनेगा, तो 1 मीटर और उसमें जोड़ देना है ना, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से उसको पढ़ लें, आपको बचा लिया उसने एग्जामिनर ने। यदि 1 मीटर यहाँ लगा होता, कहीं होता ऑप्शन, तो हो सकता है हम उस पर टिक कर देते जल्दबाजी में। तो याद रखें, हमको तो पोजीशन पूछी हुई है, इस नोड की पोजीशन दी है, अगले नोड की पोजीशन पूछी हुई है, विच इज एट 4 मीटर। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन करेंगे। द इक्वेशन ऑफ अ स्टेशनरी वेव इज y इक्वल्स टू, इक्वेशन दी हुई है हमको किसी स्टेशनरी वेव की, y इज इक्वल टू 0.8, फिर cos पाई x अपॉन 20, और फिर sin 200 पाई t। ये इक्वेशन दे रखा है। हमसे पूछा क्या है, आगे बोल रहे हैं वेयर x इज इन सेंटीमीटर एंड t इन सेकेंड्स, द सेपरेशन बिटवीन कंसेक्यूटिव नोड्स। अभी हमने रटा है कि वो होता है λ/2, यही हमको बताना है ना, हमको पहले लैम्डा निकालना पड़ेगा। लैम्डा फाइंड करने के लिए इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर कर देते हैं। आपको पता होगा शायद 2a cos kx, जहां x दिखे वहां k लिख लेना चाहिए, और जहां t दिखे वहां ओमेगा लिख लेना चाहिए। और अब कंपैरिजन आप कर दो इसका इसके साथ में, kx बराबर कितना, पाई x अपॉन 20, x कैंसिल आउट, k आ गया पाई/20,
π/20 आ गया k का वैल्यू, और k आप जानते हैं वो होता है 2π/λ। ये पाई भी कैंसिल, तो लैम्डा आ गया हमारे पास में कितना 40, लैम्डा आ गया 40। 40 क्या सेंटीमीटर, क्योंकि x हमको सेंटीमीटर में दे रखा है, और ये 40 आ गया, तो 40/20 करने से हमको दो कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच की सेपरेशन मिल जाएगी, विच इज 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5.5 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग हैज अ मास ऑफ 0.035 kg. If the tension in the string is 77 Newton, the speed of a wave on the string is. तो आपको पता होगा स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग पर प्रोड्यूस होती हैं ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव्स, और इनकी स्पीड का फॉर्मूला होता है v इक्वल्स टू √T/μ। T मतलब टेंशन, मतलब ये न्यूटन में ये होगा, और म्यू क्या है, म्यू है मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द रोप। तो ये फॉर्मूला रट लें, v इज इक्वल्स टू √T/μ, वेयर T इज टेंशन इन द रोप। इसके और भी फॉर्म्स बनते हैं, वो उसमें कॉम्पेंडियम में लिखे हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर बनते हैं। टेंशन इन द रोप, और म्यू क्या है, म्यू है मास ऑफ द रोप पर यूनिट लेंथ। इसको लीनियर डेंसिटी भी बोलते हैं, मास पर यूनिट लेंथ। यूनिट से भी समझ में आपको आ सकता है, मास पर यूनिट लेंथ यानी केजी पर मीटर या ग्राम पर सेंटीमीटर। यह है टेंशन और यह है मास पर यूनिट लेंथ। अब इस क्वेश्चन में तो सीधे यही फॉर्मूला लग रहा है, मास पर यूनिट लेंथ मतलब म्यू कितना होगा, यदि मास है उस रोप का m और लेंथ है l, तो m/l होगा म्यू। तो यही फॉर्मूला इसमें यूज हो रहा है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो इसको लिख दिया हमने t, और ये क्या होगा m/l, तो ये l यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब सीधे सीधे वैल्यूज डाल देनी है और इसको सॉल्व करना है, पर दूसरे फॉर्म्स भी इसके देख लेने चाहिए। कभी कभी वो डेंसिटी की टर्म्स में लिखा होता है, ये सब फॉर्मूला हमने मेंशन किए हुए हैं कॉम्पेंडियम में। टी कितना दे रखा है 77 न्यूटन, 77 न्यूटन एसआई में। अब लेंथ कितनी है 5.5 मीटर, और डिनोमिनेटर में आएगा मास। मास कितना है, मास इज गिवन टू बी 0.035। बस इसको सॉल्व कर देना है आपको। तो पहले डेसिमल्स की चिंता कर लें, तो ये आएगा 77, और डेसिमल हटाने पर 3 जीरो ऊपर 1 जीरो नीचे, तो 2 जीरो ऊपर बच जाएंगे, 55 के साथ में 2 और जीरोस, और डिनोमिनेटर में 35। अब इससे डरना नहीं, आसान है कैलकुलेशन। क्या करें, ये 7 से 5 बार कैंसिल, ये 11 बार कैंसिल, और ये 5 से फिर 11 बार कैंसिल। 11 इंटू 11 है रूट के अंदर, तो 11 बन के बाहर, और 100 का रूट 10 यानी 110, और ये आंसर आएगा किस में, तो ये सब कुछ एसआई में चल रहा है, तो 110 मीटर पर सेकेंड, एंड सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। तो ये फॉर्मूला अब आगे के लिए आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। द लेंथ ऑफ अ सोनोमीटर वायर ट्यून्ड टू अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 256 हर्ट्ज is 0.6 meter. Calculate the frequency of the tuning fork with which the vibrating wire will be in tune when the length is made 0.4 meter. तो किसकी बात हो रही है, सोनोमीटर वायर। सोनोमीटर वायर मतलब स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, एक इंस्ट्रूमेंट होता है लैब में, आपने देखा भी होगा इसको। सोनोमीटर वायर मतलब स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग के वाइब्रेशंस। ट्यून्ड टू अ फ्रीक्वेंसी, अब ट्यून्ड का मतलब क्या होता है, ट्यून्ड मतलब होता है सेम फ्रीक्वेंसी। इस सोनोमीटर वायर को मान लो किसी ट्यूनिंग फोक से वाइब्रेट किया है, तो ट्यूनिंग फोक की जो फ्रीक्वेंसी होगी वही होगी इस सोनोमीटर वायर के वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वो उसके साथ ट्यून्ड है, या दोनों ट्यून्ड हैं। तो सेम फ्रीक्वेंसी, जब भी कभी ट्यून्ड कहीं सुनाई दे तो समझ जाना सेम फ्रीक्वेंसी। कितनी है फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज, और लेंथ कितनी है 0.6 मीटर। हमको बताना क्या है कि जब इस वाइब्रेटिंग वायर की लेंथ 0.4 कर देते हैं तो करस्पॉन्डिंग ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो करते हैं इसको सॉल्व। कुछ बातें मैं आपको बताता हूं, पूरी आप ध्यान से सुनेंगे। v इज इक्वल टू होता है n लैम्डा, आप जानते हैं।
तो n कितना होगा, n मतलब फ्रीक्वेंसी, वो होगी v बाय लैम्डा। और v कितना होगा यदि सोनोमीटर वायर की बात करें तो अभी हमने पढ़ा कि स्ट्रेच स्ट्रिंग के लिए होता है t बाय म्यू। अब जब कोई सोनोमीटर वायर अपनी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट हो रहा होगा तब उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का मतलब ऐसे, यदि वो सोनोमीटर वायर एक सेगमेंट में वाइब्रेट हो रहा है इस तरह, जैसा आप देख रहे हैं यहां बन रहे हैं दो नोड्स और यहां बन रहा है एंटी नोड, और ये लेंथ कितनी होगी? तो ये होगी वेवलेंथ की आधी। तो यदि उस वायर की लेंथ l है तो लैम्डा बाई 2 हो गया l के बराबर, यानी लैम्डा हो गया 2l के बराबर। तो यहाँ 2l सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमेशा के लिए रट लें कि किसी स्ट्रेच्ड वायर की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, बोर मत होना आप, ये सब बातें ध्यान से सुनना, क्योंकि वहां दिमाग में आपके वो जो थॉट प्रोसेस है वो इसी तरह चलेगी। जैसे आप सोनोमीटर सुनेंगे स्ट्रेच्ड वायर दिमाग में आना चाहिए, जैसे आप सुनते हैं ट्यून्ड है मतलब सेम फ्रीक्वेंसी है, और कुछ नहीं बोला है, हार्मोनिक्स वार्मोनिक्स की बात नहीं हुई है, मतलब बात हो रही है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भूल गए तो यहां से आएंगे एन बराबर वी बाय लैम्डा। तो v कितना स्ट्रेच स्ट्रिंग के लिए t बाय म्यू, तो 1 बाय लैम्डा अंडर रूट टी बाय म्यू, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग ये लैम्डा कितना होगा 2l। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिल गई आपको, उसको मैं n लिख रहा हूं, वो हो गई 1 अपॉन 2l अंडर रूट टी अपॉन म्यू। अब यहाँ दो केसेस अराइज हुए। पहली बार लेंथ कितनी है 0.6, फ्रीक्वेंसी कितनी है 256। अगली बार में बोल रहा है 0.4 कर दी है लेंथ, तो करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है, मतलब हमसे n2 पूछा हुआ है। तो अब यहां पर क्योंकि सेम वायर यूज हुआ है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट होगा। टेंशन की बात उसने की नहीं है यहाँ, इसका मतलब ये भी कांस्टेंट है, 2 तो कांस्टेंट है ही, यानी इस पर्टिकुलर सवाल के लिए NL कांस्टेंट हो गया, NL कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब N और L है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये दिमाग में आना चाहिए। हमको N2 फाइंड आउट करना है, तो इस बेसिस पे हम क्या लिख लेंगे, N2 बाय N1, N2 बाय N1 इज इक्वल टू क्या होगा, L1 बाई L2। हमको चाहिए N2, यानी इतना नहीं सोचना है, वहां तो सब आ ही जाएगा आपको दिमाग में, ये भी याद रहा तो मजा आ जाएगा, जल्दी हो जाएगा काम। पर ये रिलेशन बनाते समय फिर गलती ना हो जाए आपसे। तो N2 बराबर N1, N1 is 256, पहले वाली लेंथ L1 विच इज 0.6, और नीचे कितना है 0.4, तो 6/4 कर दिया मैंने इसको। अब 4 से कैंसिल होगा क्या, 6 4 64 बार कैंसिल, 6 चौक 24, हासिल किए 2, 36 और 2 38, यानी 384 हर्ट्ज इज द आंसर। 384 हर्ट्ज, आंसर 3 इज करेक्ट। क्या बोल रहे हैं? द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड विद अ वेट ऑफ 4 kg is 256 hertz. The weight required to produce its octave is, तो कुछ बातें यहां समझनी पड़ेंगी। सबसे पहले इसको याद रखें, ऑक्टेव मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा नोट जिसकी फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की डबल हो, डबल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। जैसे किसी स्ट्रेच्ड वायर की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज है, तो 600 हर्ट्ज का जो नोट होगा वो ऑक्टेव कहलाएगा। किसका ऑक्टेव? वो 300 हर्ट्ज के नोट का। ठीक है, तो जो डबल होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का उसको कहते हैं ऑक्टेव, हिंदी में इसको कहते हैं अष्टक। अब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लो एक इस तरह का स्ट्रेच्ड वायर है, ये पुली है और पुली के ऊपर से वो गुजर रहा है, और यहाँ एक मास सस्पेंड किया हुआ है, मान लो M, कैपिटल M। इस रस्सी का मास है M, इसकी लेंथ है L, तो म्यू कितना होगा, म्यू होगा स्मॉल m अपॉन L। ठीक है, अब टेंशन कितना होगा इस रोप में, तो ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से आप जानते हो कि T बराबर होगा mg के। सब केसेस कॉम्पेंडियम में मेंशन किए हुए हैं।
अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो वो होगी 1/2L अंडर रूट टी बाय म्यू, और टी है mg, और इसको म्यू लिख देता हूं मैं। म्यू कितना होगा, स्मॉल m अपॉन एल, यानी वो m कैंसिल नहीं होगा। अब ये कांस्टेंट g को भी कांस्टेंट कर लें हाल फिलहाल, तो n स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू m हो गया। यानी यदि हम m को चेंज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, और यही रिलेशन हमको यहाँ पर यूज करना है। क्या बोला हमसे कि 256 हर्ट्ज मिलती है फ्रीक्वेंसी जब 4 kg सस्पेंड करते हैं, और ऑक्टेव मिलने के लिए, मतलब 256 का दुगना मिलने के लिए कितना वेट सस्पेंड करना पड़ेगा, ये हमसे पूछा हुआ है। तो इसी से एक रिलेशन बनाते हैं, m2 बाय m1, m2 हमको फाइंड आउट करना है, m1 कितना है 4 kg, इज इक्वल टू होगा n2 स्क्वायर, जो डबल है किसका, n1 का, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहां आ जाएगा 4, और m1 कितना है, तो m1 है 4, तो ये आ गया 16 किलोग्राम। पर हमसे वेट पूछा हुआ है, वेट क्योंकि केजी वेट में आंसर दिया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 16 केजी वेट भी उसको बोल सकते हैं, आंसर 3 करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्चुअली इनको बोलना चाहिए था, यदि इसको केजी में कह रहे हैं तो फाइनल आंसर्स भी केजी में होने चाहिए थे, पर यहाँ ये इन्होंने वेट यानी जी को भी शामिल कर दिया है। कोई बात नहीं, स्टिल इट इज करेक्ट, तो आंसर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्या बोल रहे हैं, टू स्ट्रिंग्स ए एंड बी मेड ऑफ द सेम मटेरियल हैव इक्वल लेंथ्स, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए इज हाफ दैट ऑफ बी while the tension on A is twice that of B. The ratio of the velocities of transverse waves in A and B is, दो स्ट्रिंग्स हैं, मटेरियल सेम है, डेंसिटी सेम होगी, फिर उनकी लेंथ भी बराबर है। आगे बोल रहे हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए इज हाफ दैट ऑफ बी, दो स्ट्रिंग्स हैं ए और बी, और क्या बोला है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए इज हाफ दैट ऑफ बी। एक रिलेशन तो हमें ये दिया हुआ है दोनों स्ट्रिंग्स के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस के बीच, while the tension on A is twice that of B, 2TB। ये दो रिलेशंस हमको दिए हुए हैं। हमको चाहिए क्या है, हमको चाहिए दोनों स्ट्रिंग्स में प्रोड्यूस्ड जो वेव्स हैं उनकी स्पीड्स का रेशो, यानी VA अपॉन VB। तो हम जानते हैं स्पीड का फॉर्मूला वो क्या होता है, अंडर रूट टी अपॉन म्यू, और म्यू क्या होता है, म्यू होता है मास पर यूनिट लेंथ, ऐसा लिख दें। और मास को क्या लिख सकते हैं हम, मास को हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, मतलब ये हुआ वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये एल कैंसल आउट हो जाएगा, तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है टेंशन अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू डेंसिटी। अब पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में क्योंकि सेम मटेरियल के वायर्स हैं इसलिए ये रो कांस्टेंट रहेगा, डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, तो हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू टी बाय ए, या v प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी बाय ए। इस रिलेशन से एक इक्वेशन यहां पर बनाते हैं, वी ए अपॉन वी बी, इनके स्क्वायर्स कर लें तो क्या आएगा, टी ए अपॉन टी बी, ये आएगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन इनवर्सली टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो यहां पर आएगा ए बी अपॉन ए ए, और अब वो वैल्यूज यहां सब्सटीट्यूट कर देते हैं, टी ए अपॉन टी बी, टी ए अपॉन टी बी इज 2, तो यहां आएगा 2, फिर ए बी अपॉन ए इज ऑल्सो 2, यानी टोटल में वो क्या बन गया 4, पर हमें तो वी ए अपॉन वी बी चाहिए, तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो यहाँ क्या आएगा 2, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 2:1, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, द डेंसिटी ऑफ द स्ट्रेच स्ट्रिंग is changed by 2% without change in tension and radius. The change in transverse wave velocity is, परसेंटेज चेंज का सवाल है,
हम लिखते हैं पहले वेलोसिटी। आप जानते हैं v बराबर होता है अंडर रूट टेंशन अपॉन मास पर यूनिट लेंथ। स्ट्रेच स्ट्रिंग के लिए ये याद आएगा। फिर इसको क्या लिखेंगे, मास पर यूनिट लेंथ। फिर मास को क्या लिख लेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ इनटू डेंसिटी, रो। एल कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा, टी अपॉन ये रो। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, पायर स्क्वायर, बिकॉज वायर्स आर जनरली सिलेंडर्स। तो वायर्स के सिलेंड्रिकल होने से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होगा, तो पायर स्क्वायर रो भी लिख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि टेंशन चेंज नहीं किया, रेडियस भी चेंज नहीं किया, डेंसिटी को बदला है सिर्फ, और चेंज पूछा है हमसे v में। तो v और रो के बीच क्या रिलेशन हमको मिला, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ रो। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, v प्रोपोर्शनल टू रो टू दी पावर -1/2। ऐसा रिलेशन पहले बना लेंगे और अब परसेंटेज चेंज का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। स्टैंडर्ड का ये क्वेश्चन है, इससे आपको परसेंटेज चेंज भी सीख लेना चाहिए। अब एक बात याद रखें कि जब भी कभी चेंजेस छोटे होते हैं तब हम अप्रॉक्सीमेट मेथड लगाते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखें तो इसमें निकालना क्या है हमको, वेव वेलोसिटी में आने वाला परसेंटेज चेंज। चेंज बतलाया किस में हमें, डेंसिटी में। डेंसिटी में चेंज बताया है और ट्रांसवर्स वेव वेलोसिटी में चेंज पूछा है। साथ में ये भी पूछा है इंक्रीज या डिक्रीज। ऐसा यदि सवाल आता है तो इसकी जो मैथ्स है वो तो ये है कि इसमें हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, कोई कांस्टेंट डालेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर हम इसका लॉग लेके इसको डिफरेंशिएट करेंगे। पर ऐसा सब कुछ नहीं सोचना है आपको, इस इक्वेशन को बनाकर ऐसा लिख लेना है, देखो डेल्टा v अपॉन v LHS में, और इस तरफ क्या करना है, इस तरफ इस पावर को आपको सामने ले आना है यहाँ, और इसे लिख लेना है आपको डेल्टा रो अपॉन रो। अब यदि मैं आपसे पूछता हूं कि ये क्या है, तो ये फ्रैक्शनल चेंज इन वेलोसिटी। ये क्या है, फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी। अब दोनों तरफ कर देते हैं हम 100 का मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पूरी चीज, ये बन जाएगी वेलोसिटी में परसेंटेज चेंज। और इस तरफ डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100%, ये हो जाएगा डेंसिटी का परसेंटेज चेंज। एग्जाम में आएगा तो पहले तो आपको ये रिलेशन बना लेना है बिटवीन वेलोसिटी एंड डेंसिटी। यहां आएंगे, यहां आने के बाद जब आप देखेंगे कि परसेंटेज चेंज छोटा है, छोटा मतलब कैसे अंदाजा लगाओगे आप, 1, 2, आधा, 5% तक भी ये सेफली आप कर सकते हो अप्रोक्सीमेट मेथड। नहीं तो आपको एग्जैक्ट मेथड लगानी पड़ती है, उस पर भी एक आध हम प्रॉब्लम अभी लेते हैं। अब इसमें से क्या हमको दिया हुआ है, डेंसिटी में चेंज, मतलब ये दिया दे रखा है हमें, ये कितना दे रखा है, 2%। ये पूरी चीज दे रखी है 2%, और 2% में आधे का गुणा करोगे ये 2 कट जाएगा, -1% आएगा। -1, माइनस मतलब डिक्रीज, तो 1% डिक्रीज तो कहीं है ही नहीं इसमें। वो क्यों नहीं है आंसर, क्योंकि हमारा सही आंसर ये है। देखो मैं आपको समझाता हूं, इसको आप +2% लोगे यदि वो बोलेगा डेंसिटी बढ़ाई, और डेंसिटी यदि कम करी होगी तो -2 लेंगे। +2 लोगे तो फाइनल आंसर माइनस आएगा, यानी डिक्रीज बताएगा। और यदि इसे माइनस में लोगे, मतलब डेंसिटी में डिक्रीज किया है, तो आंसर आएगा प्लस में, यानी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। यानी इंक्रीज डिक्रीज वेलोसिटी का डिपेंड करेगा डेंसिटी में इंक्रीज है या डिक्रीज है। हाल फिलहाल ये आंसर इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। तो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इस तरह की प्रॉब्लम हर चैप्टर में बनाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। The tension in the string is changed by 2%. What is the change in transverse wave velocity? तो सीधे सीधे v proportional to under root t, v proportional to t half, फिर क्या लिख लेंगे, डेल्टा v अपॉन v। बगैर सोचे समझे ऐसे लिख लेना है, क्योंकि आप करोगे भी अप्रॉक्सीमेट मेथड या वो सब करोगे आप लॉग लेके डिफरेंशिएट, तो भी होना यही है।
तो एग्जाम में भी समय बचाने के लिए पहले रिलेशन आपने देखा, ऐसा रिलेशन बना लिया, फिर यहां से ऐसा कर लिया, फिर इस हाफ को आगे ले आए, डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100 और परसेंटेज का साइन लगा के इसको डब्बे में बंद कर दिया। अब किसमें चेंज बोला है? टेंशन 2% बदला गया, ये दे रखा आपको 2%, तो यहां पर क्या माइनस आएगा? नहीं आएगा, हाफ ये तो था ही, और ये कैसा होगा? ये होगा +2%, +2%, ये प्रोडक्ट में है, प्लस मतलब बढ़ाया, तो ये आएगा +1%, +1%, यानी किसमें चेंज? वेलोसिटी में 1% का क्या आएगा? इंक्रीज। हालांकि यहां नहीं बोला हुआ है, यहां तो सिर्फ 1% बोला है, आंसर 1% है, पर यदि दो ऑप्शंस होते 1% इंक्रीज 1% डिक्रीज, तो यहां हम बोलते 1% का इंक्रीज यदि टेंशन 1% 2% इंक्रीज कर दिया है, तो इसका आंसर है हाल फिलहाल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी बाय 20%, द टेंशन इन द स्ट्रिंग वाइब्रेटिंग ऑन अ सोनोमीटर हैज टू बी इंक्रीज्ड बाय। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसकी बात हो रही है? स्ट्रिंग वाइब्रेटिंग ऑन अ सोनोमीटर। तो किसी सोनोमीटर वायर की फ्रीक्वेंसी में 20% का इंक्रीज लाने के लिए उस वायर में प्रोड्यूस्ड टेंशन में कितना परसेंटेज इंक्रीज करना पड़ेगा, ये हमसे पूछा हुआ है। क्या दिया हुआ है हमसे? परसेंटेज इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, और क्या पूछा है? परसेंटेज इंक्रीमेंट इन टेंशन। तो पहले रिलेशन दिमाग में लाएं, फ्रीक्वेंसी और टेंशन के बीच क्या है, तो ये लिख रहा हूं मैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किसी सोनोमीटर वायर की। अब बाकी सब बातें कांस्टेंट रखी गई होंगी, उस वायर की लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, ये सब कांस्टेंट है, यानी n प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ t। सबसे पहले ये दिमाग में आ जाना चाहिए। इसी को आप लिख सकते हो n स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू t, या फिर t प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, ये रिलेशन हम यूज करेंगे। अब हमको इसमें परसेंटेज चेंज दिया है, इसमें परसेंटेज चेंज पूछा हुआ है, पर यहां आप वो अप्रोक्सीमेट मेथड नहीं लगा पाएंगे। आप ऐसा नहीं लिख पाएंगे डेल्टा टी अपॉन टी इक्वल्स 2 इंटू डेल्टा एन अपॉन एन और दोनों तरफ 100 का मल्टीप्लीकेशन, वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चेंज जो है वो लार्ज है। वो जो अप्रोक्सीमेट मेथड है वो सिर्फ आप 5% से कम परसेंटेज चेंजेस के लिए करते हैं, इसमें आपको लगानी पड़ेगी एग्जैक्ट मेथड। तो एग्जैक्ट मेथड भी हम कई बार कर चुके हैं। यहां पर क्या लिखेंगे हम? यहां लिखेंगे हम T2 बाई T1 माइनस 1 इंटू 100, दिस इज परसेंटेज चेंज इन टेंशन। ध्यान से आप देखें तो आप समझ जाएंगे। यहां से टेंशन की इनिशियल वैल्यू थी T1, बाद में हो गई T2, चेंज कितना आया? T2 माइनस T1, ओरिजिनल थी T1, T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू 100, ये होगा परसेंटेज चेंज इन टेंशन। और इस तरफ क्या लिख सकते हैं हम? इस तरफ ऐसा लिख सकते हैं, N2 अपॉन N1 स्क्वेयर्ड, अलग अलग भी लिख सकते हैं, N2 स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100। अब हम मान लेते हैं कि इनिशियली ये हमको चाहिए, एक तो ये दिमाग में रखें आप, ये पूरी चीज हमको फाइंड आउट करनी है, टेंशन में परसेंटेज चेंज, और उधर आरएचएस में हमको बताया हुआ है कि फ्रीक्वेंसी में 20% का चेंज लाया है। तो हम मान लेते हैं इनिशियली ये थी 100, मान सकते हैं 100 थी, और 20% का इंक्रीमेंट लाने पर वो कितनी हो गई? 120। इसका करेंगे स्क्वायर माइनस 1, और इसमें 100 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। अब यहाँ आगे सॉल्विंग करें तो ये 6/5 होगा, 36/25, और फिर एलसीएम लेने पे 36 माइनस 25 वो 11 हो जाएगा, अपॉन यहाँ पर कितना आएगा? 25। सॉल्विंग के बाद ये सब कुछ इंटू 100%, ये 4 बार कट के फाइनल आंसर हो गया 44%। दिस इज आवर आंसर। तो बहुत ही शानदार सवाल है, इसको जरूर आपको सॉल्व करना चाहिए, और प्रीवियस ईयर्स में कहीं पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 17, when the tension in a string is increased by 44%, the frequency increases by 10 hertz, the frequency of the string is। फिर से यहाँ बात हो रही है फ्रीक्वेंसी टेंशन के बीच,
क्या बोला है, टेंशन 44% बढ़ा देने पर फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज से बढ़ जाती है। यानी टेंशन में परसेंटेज इंक्रीज दिया, फ्रीक्वेंसी कितनी इंक्रीज हुई है वो बताया हुआ है। तो करना तो उसी तरह से हमको पड़ेगा। पहले सोचना पड़ेगा इन दोनों के बीच रिलेशन, किस किस के बीच, टेंशन और फ्रीक्वेंसी के बीच। तो आप जानते हैं n प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी। अब मान लेते हैं कि पहले था टेंशन टी, पहले था वो टी, और 44% का यदि इंक्रीमेंट किया तो टी का 44% कितना होगा, टी इंटू 44/100 यानी 0.44 टी। और इनिशियली वो था टी, तो फाइनल टी की वैल्यू ये हो गई, और इनिशियल हो गई टी। ये टेंशन की बात हो गई। इधर फ्रीक्वेंसी का क्या हुआ, पहले कितनी थी n, अब कितनी हो गई n+10। ये इनिशियल वैल्यूज फ्रीक्वेंसी टेंशन की, ये फ्रीक्वेंसी की, और इस रिलेशन के बेसिस पर हम ऐसा लिख सकते हैं, अंडर रूट टेंशन की फाइनल वैल्यू t प्लस 0.44 टी अपॉन इनिशियल वैल्यू t, और इस तरफ फ्रीक्वेंसी की फाइनल वैल्यू दैट इज n+10, और पहले कितनी थी n। तो ये भी बहुत अच्छा सवाल है। अब दोनों तरफ की स्क्वेयरिंग करके और फिर इसकी सॉल्विंग आपको करना पड़ेगी। स्क्वेयरिंग कर दें या इसको पहले काट दें, t कॉमन आकर कैंसिल, 1.44 मतलब 144/100 का स्क्वायर रूट। सॉल्विंग कर लेते हैं पहले, फिर ऐसा बन गया। अब 144 का स्क्वायर रूट हो गया 12, और 100 का हो गया 10, और इधर है n+10/n, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, 12n = 10n+100। इधर लाएंगे तो 2n बराबर 100, तो n बराबर हो गया 50। यानी इनिशियली फ्रीक्वेंसी थी 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज। तो आंसर 4 करेक्ट हो गया। तो ये भी बहुत अच्छी प्रॉब्लम है।